तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कक्षा 11th ज्योग्राफी भारत भौतिक पर्यावरण का अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक की चर्चाएं पिछले वीडियो में की। अब हम देखते हैं पार्ट 5 में जीव मंडल निश्चय क्षेत्र या जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व। तो बच्चों हो जाइए तैयार, अपनी पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, पेन, पेंसिल और मानचित्र लेना मत भूलिए, क्योंकि भारत के अंदर जो भी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है उनको भी हम किस पे अंकित करेंगे, मानचित्र पे अंकित करेंगे। तो देखते हैं जीवमंडल निश्चय या जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। यानी ये जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? यानी ये जैव विविधता, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जैव विविधता के ये बड़े क्षेत्र होते हैं जो जीवों और वनस्पतियों यानी फ्लोरा एंड फौना की रक्षा करते हैं और उन्हें संरक्षित करते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम जीवमंडल निश्चय या जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। और ये जो जीव मंडल वर्ड है ये सबसे पहले 1875 में एडवर्ड स्विस महोदय ने दिया था। और जो जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व है ये आगे जाके अंतर्राष्ट्रीय सह समन्वय परिषद ने ये वर्ड दिया गया था। तो जैवमंडल नीचे, जीवमंडल नीचे जैव विविधता के वो बड़े क्षेत्र जहां वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और उनका संरक्षण किया जाता है, यानी फ्लोरा और फौना। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल आपको एक डायग्राम दिखा रखा है। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, यानी जहां पे स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल तीनों आपस में मिल रहे हैं। तो इसको क्या कहा गया? इसको बायोस्फीयर कहा गया, यानी इसको जैव मंडल कहा गया। और इस बायोस्फीयर वर्ड सबसे पहले 1875 में एडवर्ड स्विस महोदय ने दिया था, एडवर्ड स्विस। तो ये हुआ हमारा जैव मंडल। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जहां पे इनकी रक्षा और इनका संरक्षण किया जाता है। यानी आपने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े, वन्य जीव अभयारण्य पढ़े, यानी उनसे बड़े क्षेत्र होते हैं ये। यानी एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कई राष्ट्रीय उद्यान और कई वन्य जीव अभयारण्य हो सकते हैं। जीव मंडल निश्चय या आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जिन्हें यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मानव और जैव मंडल कार्यक्रम, पिछले अध्याय में या पिछले पार्ट में हमने देखा था मैप, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। यानी इनको मान्यता कौन देता है कि भाई ये बायोस्फीयर रिजर्व होगा या नहीं होगा? कौन देता है इन्हें मान्यता? यानी यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, वो इनको मान्यता देगा। किनको? जैव मंडल निश्चय या जीवमंडल निश्चय या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को। यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय सह समन्वय परिषद ICC ने नवंबर 1971 में प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? बायोस्फीयर वर्ड यूज किया। बायोस्फीयर रिजर्व वर्ड किसने यूज किया? अंतर्राष्ट्रीय सह समन्वय परिषद ने। कब? नवंबर 1971 में, 1971 में। भारत में राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत 1986 में हुई। कब हुई? 1986 में। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। कितने हैं टोटल? 18। इनमें से 11 जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निश्चय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। कितने? 11। यानी बायोस्फीयर वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क प्रोग्राम, यानी विश्व लेवल पे टोटल तो कितने हैं भारत के अंदर? 18 है। 18 में से 11 जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है उनको यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क पे मान्यता प्रदान कर रखा है। कितने को? 11 को। मगर प्यारे बच्चों आपकी NCERT में 10 दे रखे, तो आप इन्हें क्या कर लो? अपडेट कर लो। यानी अगस्त 2018 को, कब? अगस्त 2018 को 11वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको यूनेस्को ने मान्यता दी
कंचनजंगा है। कौन सा है 11वां? कंचनजंगा, जो कहाँ पे है? सिक्किम में, जिसको कौन सा दिया गया? 11वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को ने घोषित किया गया। तो अब कितनी हो गई संख्या? 11 हो गई। मगर यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, और उसमें यदि ऑप्शन आपके 11 ना होके 10 होता है, तो आपको आंसर किस पे क्लिक करना है? 10 पे, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी में है उनमें अपडेट नहीं किया गया इस वजह से। मगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि पूछा जाए कि यूनेस्को के तहत भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता प्राप्त है, तो कितने को होगी? 11 को होगी। अब देखते हैं एक छोटा सा इस पे पूरी पे दृष्टिपात करते हैं। देखते हैं पहले यूनेस्को में किसके द्वारा? मेब प्रोग्राम के तहत, मानव एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत किसके द्वारा? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो किसका है? यूनेस्को को। कब प्रारंभ किया गया था? 1971 में प्रारंभ किया गया था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसके बाद में भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? 1986 से। कब हुई शुरुआत? 1986 में, यानी पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कब बना? 1986 के अंदर। कौन सा बना? नीलगिरी बना। कौन सा? नीलगिरी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद में भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? टोटल 18 है। टोटल कितने हैं? 18। उनमें से यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क पे कितने को मान्यता दे रखी है? 11 को। कितने को मान्यता दे रखी है? 11 को मान्यता दे रखी। इसी में और देख लेते हैं कि इसमें जो पहला है नीलगिरी है, अंतिम है वो है पन्ना है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसमें 11 में पहला ही नीलगिरी है जो 2000 में दी गई मान्यता, और अंतिम है 2000 के अंदर, और अंतिम है कंचनजुंगा, जिसको अगस्त 2018 के अंतर्गत इसको यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क पे मान्यता प्रदान की। तो ये हुआ हमारा इसको पूरे को रिकॉल। अब देखते हैं कि जैवमंडल नीचे के उद्देश्य क्या क्या, यानी मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। ये आपको एक डायग्राम दिखा रखा है। ये बायोस्फीयर रिजर्व है। द 3 फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यानी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके 3 मुख्य कार्य हैं। कौन कौन से देखते हैं? पहला है इसका संरक्षण। क्या है पहला कार्य? संरक्षण। दूसरा है इसका विकास, और तीसरा है इसका व्यवस्था। तो पहले देखते हैं संरक्षण। संरक्षण किसका? जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करता है? ये संरक्षण करता है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का क्या कर रहा है? संरक्षण। दूसरा विकास, पर्यावरण और विकास का क्या करता है? मेल जोल करता है। थर्ड है व्यवस्था, अनुसंधान और देखरेख के लिए ये इंटरनेशनल नेटवर्क तैयार करता है। अनुसंधान और देखरेख के लिए क्या? अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। पहला है जैवमंडल के उद्देश्यों में से पहला संरक्षण। दर से भूमि पारितंत्र, लैंडस्केप इकोसिस्टम, प्रजातीय एवं आनुवांशिक परिवर्तन को संरक्षण करने में सहयोग प्रदान करता है। कौन? बायोस्फीयर रिजर्व। प्राकृतिक रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले परिवर्तन की क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है, यानी निगरानी करता है। दूसरा है विकास, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग एवं प्रबंधन के लिए नई नीतियां बनाता है। स्थानिक स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण के सतत विकास के लिए तीव्र आर्थिक विकास करना। पर्यावरण संरक्षण, भूमि संरक्षण, विकास कार्यक्रमों के मध्य इस तरह से संबंध व तालमेल बैठाना कि पोषणीय पर्यावरण और पोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, यानी पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्यवस्था, शोध एवं अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित एवं सुनिर्धारित शोध क्षेत्रों की स्थापना करता है। शोध केंद्रों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, एक्सचेंज। विभिन्न कार्यक्रमों को मॉनिटर करता है। संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करता है, और अनुसंधान द्वारा प्राप्त जानकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या करता है? साझा करता है। तो ये क्या कार्य हुए? बायोस्फीयर रिजर्व के 3 फंक्शन। अब देखते हैं कि जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं
उसकी संरचना क्या होती है, यानी एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र फैला होता है तो उसके चारों तरफ क्या होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होता है। ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसके बाद में फिर क्षेत्र है, उसके बाद में फिर क्षेत्र। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। इसके बाद वाला क्षेत्र है इसको हम बफर बोलते हैं, और जो बाहर वाला है इसको हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। यानी ये कोर एरिया, ये बफर एरिया और ये ट्रांजिशन जोन। ये देखो ये कौन सा है, कोर एरिया। इस कोर एरिया के अंदर जितनी भी मानवीय गतिविधियां होती है वो नहीं होती, नो ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी इसके अंदर क्या नहीं होती, कोई भी मानवीय गतिविधियां नहीं होती। और आर्थिक वनस्पतियों के रूप में ये क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, इनको सुरक्षित रखा जाता है। इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, इसमें सिर्फ यहाँ पे आपको एम दिखाई दिया रहा है, इसमें सिर्फ मॉनिटरिंग की जाती है, निगरानी रखी जाती है। और इसमें सिर्फ जो अधिकारी है या बड़े लेवल के वहाँ पे काम करने वाले वही लोग इसमें प्रवेश करते हैं, किसमें, कोर एरिया के अंदर। अब कोर एरिया के बाद का जो क्षेत्र है ये वाला कोर एरिया का बाहरी क्षेत्र, जिसे हम क्या कहेंगे, बफर जोन बोलेंगे। बफर जोन में क्या होगा, मानवीय गतिविधियां तो होगी मगर वो सीमित रूप में होगी, ऐसे नहीं पूरा का पूरा उसको खुला छोड़ दिया जाए। यानी मानवीय गतिविधियां क्या होगी, सीमित होगी। यह क्षेत्र पर्यटन के हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट है, मनोरंजन किया जाता है, मत्स्य पालन किया जाता है। कौन से क्षेत्र में, बफर जोन में। और शोध किया जाता है, रिसर्च एंड एजुकेशन। इसके बाद में इसमें ये देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, सेटलमेंट भी दे रखा है, यहाँ पे टूरिज्म दे रखा है, यहाँ पे रिसर्च दे रखा है और यहाँ पे एजुकेशन दे रखा है। यानी ये गतिविधियाँ कौन से क्षेत्र में होगी, बफर जोन में होगी। अब बफर जोन के चारों तरफ और क्षेत्र फैला हुआ है जिसे अत्यधिक विस्तृत खुला क्षेत्र बोलते हैं। उसको हमने क्या नाम दिया, ट्रांजिशन क्षेत्र या ट्रांजिशन एरिया या संक्रमण क्षेत्र। अब इस संक्रमण क्षेत्र के अंदर क्या क्या है, देखो इसमें सेटलमेंट है, इसमें टूरिस्ट है, इसमें रिसर्च है, इसमें सेटलमेंट है, इसमें रिसर्च है और इसमें टूरिस्ट है। यानी सभी प्रकार की गतिविधियां इस किसमें होगी, संक्रमण क्षेत्र के अंदर। और संक्रमण क्षेत्र किसके बाहरी भाग है, बफर जोन के बाहरी भाग। और अंदर का क्षेत्र कोर क्षेत्र, यानी ये कोर क्षेत्र, ये बफर क्षेत्र और ये ट्रांजिशन जोन। संक्रमण क्षेत्र देखते हैं, ये क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, ये सबसे बाहरी हिस्सा है। इस क्षेत्र के अंतर्गत बस्तियां, सेटलमेंट, फसल भूमि, प्रबंधित जंगल, गहन मनोरंजन का क्षेत्र और अन्य आर्थिक उपयोग वाले क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। फिर देखते हैं बफर क्षेत्र, इसके बाद वाला ये बफर क्षेत्र जिसमें प्रदर्शन, सीमित मनोरंजन, मानवीय गतिविधियां मगर क्या सीमित रूप में, पर्यटन, टूरिज्म, मत्स्य पालन और चराई आदि शामिल है। फिर देखते हैं कोर क्षेत्र, बिल्कुल अंदर। कोर क्षेत्र में अक्सर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जंगली प्रजातियां, जो भी जंगली प्रजातियां या वनस्पतियां पाई जाती है उनका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। तो ये क्या हुई बात अपनी, जैव मंडल का संरचना कि कितने भागों में डिवाइड की गई। इससे पहले क्या पढ़े थे, जैव मंडल के कार्य या उद्देश्य। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है, देखते हैं। पहले भी मैंने आप बताया था कि सबसे बड़ा कौन सा, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र किसको कहेंगे तो वो कहेंगे हम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र को। तो देख लेते हैं पहले राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में भी मानवीय गतिविधियां क्या नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, नो ह्यूमन एक्टिविटीज। वन्य जीव अभ्यारण्य में मानवीय गतिविधियां होती है मगर वो क्या होती है, सीमित होती है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां तो होती है मगर कौन से में, संक्रमण क्षेत्र में, ट्रांजिशन जोन में। तो देखते हैं इनमें अंतर। राज्य सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा था, 1972। कई बार पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1972 में के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है कोई भी इस अधिनियम के तहत।
किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियां शामिल नहीं होती, नो ह्यूमन एक्टिविटीज। यह है IUCN, मैंने बताया था IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के श्रेणी 2 में ये संरक्षित क्षेत्र है, यानी IUCN में अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है, उसकी 2 श्रेणी में किसको शामिल किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान को। अब देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य विशिष्ट प्राणियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है। कुछ ऐसे उद्यान हैं जिनमें विशेष प्रकार की प्रजाति को ही किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, यानी उस प्रजाति पे विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, प्रोजेक्ट स्टेक, कश्मीरी हंगूल, इनके लिए यानी विशेष प्रजाति को क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। अभ्यारण्य में अनुमति के साथ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, यानी आप पहले क्या लोगे, परमिशन, फिर आप क्या करोगे, ह्यूमन एक्टिविटी। ये IUCN की श्रेणी 4 का संरक्षित क्षेत्र है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसकी घोषणा केंद्र का जो पर्यावरण मंत्रालय है वो इसकी घोषणा करता है, और ये IUCN के श्रेणी 5 में संरक्षित क्षेत्र है। तो ये हुई हमारी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में अंतर या इनकी तुलना। अब देखते हैं कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। मैंने कितने बायोस्फीयर रिजर्व बताए थे, 18, टोटल कितने, 18, जिनमें से कितने को विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्रदान है, 11 को, यानी जो यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है उसके तहत क्या दिए गए, रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किए गए। उसके बाद में ये जो इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, महत्वपूर्ण क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, उनको विश्व स्तर पर क्या देते हैं, उनको वैश्विक दर्जा दिया जाता है। ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है, जिनमें से कितने हैं, 11 है। तो एक एक करके देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को कहां कहां पे है। पहला देखते हैं, देखो इसमें आपको इस डायग्राम के तहत मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप इनको याद कैसे किया जाए। यहां से देखो, यहां से चलते हैं यहां से कहां चले, यहां के बाद कहां आए, यहां के बाद कहां आए, यहां के बाद यहां, और फिर यहां, और फिर यहां, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यह डिस्टेंस लंबी हो जाएगी, फिर यहाँ पे, और ये एक प्रकार से ट्रायंगल, और एक इस जगह। तो ये क्या हुआ हमारा, ये पूर्वी हिमालय का भाग, ये पूर्वी तट, और ये पश्चिमी तट, यानी इन जगह पे क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, एक से स्टार्ट, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, यहां पे है कोल्ड डेजर्ट। कौन सा, कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल, यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है, कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे स्नो लियोपार्ड पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में नीचे आते हैं तो यहाँ पे है नंदा देवी। कौन सा, नंदा देवी, कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। और नंदा देवी को क्या दे रखा है, ग्लोबल या विश्व नेटवर्क पे इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, विश्व स्तर पे, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। इसके बाद में आगे चलते हैं, ये 1 दे दो, इसको 2 दे दो। आगे देखते हैं थर्ड, यहां चलेंगे तो यहां पे है कंचनजुंगा। आपने एक चोटी पढ़ी होगी, कौन सी चोटी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहले चोटी कौन सी, K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसके बाद में दूसरी कौन सी, कंचनजुंगा, जो कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर है। तो कंचनजुंगा, और ये सबसे ऊंचाई पे, किस पे, सबसे ऊंचाई पे
क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचाई पे स्थित बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे ऊंचाई पे स्थित है। एक विशेषता और, इसको 11वां वैश्विक स्तर पर भारत के अंदर शामिल किया गया है। पहले कितने थे, 10 यूनेस्को के विश्व नेटवर्क पे, अब कितने हो गए हैं, 11। कब, अगस्त 2018 को इसको विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। तो अब कितने हो गए, 11 हो गए। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे है दियांग और दिबांग। आपने ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ी थी, जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल के और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है, दियांग, और उसकी सहायक नदी दिबांग। तो इसको नाम दिया गया दियांग और दिबांग। चौथा अपना क्या हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व, जो किस में है, ईस्टर्न हिमालय में है, पूर्वी हिमालय के अंदर है। इसके आगे चलते हैं पांचवें पे, तो यहाँ पे है डिब्रू साहिकोवा, ये भी पूर्वी हिमालय में है और किस जगह पे है, असम के अंदर है। यानी डिब्रू साहिकोवा कहाँ पे, असम राज्य में। इसकी एक विशेषता आपको और ध्यान रखनी होगी, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा, डिब्रू साहिकोवा, तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। और ये भी पूर्वी हिमालय के अंतर्गत, ईस्टर्न हिमालय। इसके बाद में चलते हैं यहाँ पे 6 नंबर पे, तो यहाँ पे है मानस। कौन सा, मानस, जो भूटान की सबसे महत्वपूर्ण नदी और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी थी, जो ऊपर से आके मिली थी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आपने देखा होगा कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी थी, कौन सी, मानस। और यहाँ पे आपने मानस अभ्यारण्य भी पढ़ा होगा, काजीरंगा और मानस 2 पढ़े थे ना, उनमें से मानस। तो मानस कहाँ पे, असम के अंतर्गत, और यह भी पूर्वी हिमालय के अंदर। यहाँ पे चलते हैं, तो यह है 7वां है हमारा नोकरेक। नोकरेक कहाँ पे है, मेघालय के अंदर। इसके बाद में चलते हैं, तो यहाँ पे है अपना 8 नंबर का सुंदरवन डेल्टा, पढ़ा था, उसी के नाम पे सुंदर बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरवन डेल्टा, जो कौन सी नदियां बनाई थी, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने, वहीं है अपना सुंदर बायोस्फीयर रिजर्व, जो किस में आ जाता है, ईस्टर्न घाट में, यानी पूर्वी घाट के अंदर। इसके आगे चलते हैं हम 9 नंबर पे, यह है सिमलीपाल, उड़ीसा के अंदर, ये भी पूर्वी घाट के अंतर्गत। और इस सिमलीपाल में सिमुल नाम के ट्री पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा गया सिमलीपाल। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे, तो यह है 10 नंबर पर शेषाचलम, ये भी पूर्वी घाट में। शेषाचलम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे 11 नंबर पे, मन्नार की खाड़ी आपने देखी थी, तमिलनाडु के निचले हिस्से में मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि, पिछले पाठ में पढ़े थे ना आपने। तो यहाँ पे है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। इसके आगे चलते हैं यहाँ पे 12 नंबर पे, तो यहाँ पे है अगस्त मलाई, जो है केरल के अंदर। इसके आगे यहाँ देख लेते हैं हम 13 नंबर पे, जो है ग्रेट निकोबार। कौन सा, ग्रेट निकोबार। इसके आगे चलते हैं 14 नंबर पे, तो यहाँ पे है नीलगिरी, जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। कहाँ कहाँ पे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नीलगिरी कितने क्षेत्र में, 3 राज्यों में फैला हुआ, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसके आगे चलते हैं यहाँ पे, कौन सा, 15 नंबर,
और नीलगिरी की एक विशेषता और बताई थी, यानी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में जब बना था, घोषणा हुई थी, तो उस समय सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यहीं नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, आपने पढ़ा था। इसके आगे 15 है कच्छ का रण। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे बड़ा, सबसे स्मॉलेस्ट तो कौन सा देखा था हमने? डिब्रू साइखोवा। और सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा? कच्छ का रण। कितने हो गए? 15। अब चलते हैं हम यहाँ पे मैंने बताया इस ट्राइंगल में 3 क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। और इस पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर सतपुड़ा हिल्स के पास, कौन सी हिल्स? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पड़ी थी, वहाँ पे है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। यहाँ पे है मैकाल रेंज के अंदर, ये 16 नंबर और ये 17 नंबर। अचानक अमरकंटक, अचानकर अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा? अचानकर और अमरकंटक। यहाँ मध्य प्रदेश है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, दोनों राज्यों में इसका विस्तार है। और यही है आपकी मैकाल रेंज। इसके बाद में अंतिम देखते हैं 18 नंबर पे ये है अंतिम। भारत का भी क्या है? अंतिम, यानी सबसे बाद में ये बना था कौन सा? पन्ना। तो ये है पन्ना, ये किस में है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये हुए हमारे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व। बच्चों कोई दिक्कत? आप भी अपने मानचित्र के अंतर्गत इस प्रकार से प्लॉटिंग कर लो, इनको आगे से समझने में आसानी रहेगी। यदि कोई आपसे पूछे सुंदरवन कहाँ पे है, नंदा देवी कहाँ पे, कंचनजंगा कहाँ पे, तो आपका दिमाग क्लिक करेगा कि उस जगह सर ने बताया था। तो ये हुए हमारे बायोस्फीयर रिजर्व। अब इनको देख लेते हैं एक बार टेबल के हिसाब से, विथ डेट के साथ, दिनांक के साथ। तो पहला कौन सा बताया था मैंने? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कब बना था? 1986 में बना था। कितने राज्यों में बताया था इसका विस्तार? 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अंतर्गत। और ये विश्व नेटवर्क पे इसको मान्यता कब प्रदान की गई थी? 2000 के अंदर। कब दी गई थी? 2000 में। दूसरा देखते हैं नंदा देवी। ये भी विश्व नेटवर्क पे मान्यता प्रदान है। कब? बना तो 88 में था, मगर विश्व नेटवर्क पे इसे मान्यता कब प्राप्त की गई? 2004 में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तीसरा है नोकरेक, मेघालय के अंदर। इसको कब बना? 1988 में, मगर विश्व नेटवर्क में मान्यता कब प्रदान की गई? 2009 के अंतर्गत। फिर चौथा देखते हैं असम में मानस। कब बना? 1989 में। बच्चों ध्यान रखना, ये जो आपका मानस है ये आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में बोल्ड में दे रखा है, यानी इसको किस में शामिल कर रखा है? यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल कर रखा है, मगर ये यूनेस्को की साइट पे विश्व नेटवर्क पे नहीं है, इसलिए आप इसको अपडेट कर लीजिए। ये हो गया मानस 89 में। फिर देखते हैं सुंदरवन। बना कब? 89 में। मान्यता कब मिली विश्व नेटवर्क पे? 2001 में। फिर देखते हैं मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। कब बना? 1989 में। मान्यता कब मिली विश्व नेटवर्क पे? 2001 में। फिर देखते हैं ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में कब बना? 1989 में। मान्यता कब मिली? 2001 में। फिर देखते हैं ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में। फिर देखते हैं सिमलीपाल। सिमलीपाल कब बना? 1994 में उड़ीसा में। और विश्व नेटवर्क में मान्यता कब मिली? 2009 के अंतर्गत। फिर देखते हैं डिब्रू साइखोवा, जो सबसे छोटा बताया था, 1997 में बना, असम में है। फिर दिहांग दिबांग कब बना? 1988 में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। फिर पंचमढ़ी कब बना? 1999 में, मध्य प्रदेश में। मगर इसको मान्यता कब मिली विश्व नेटवर्क पे? 2009 में।
फिर देखते हैं कंचनजुंगा बना कब था? 2000 में सिक्किम में। मगर विश्व नेटवर्क पे मान्यता कब मिली? 2018 में। अंतिम कौन सा था? 11वां कंचनजुंगा। फिर देखते हैं अगस्तमलाई केरल में बना कब? 2001 में। विश्व नेटवर्क पे मान्यता कब मिली? 2016 में केरल में। फिर देखते हैं अचनक कमर अमरकंटक बना कब? 2005 में। कितने राज्यों में? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मान्यता कब मिली? 2012 में। फिर देखते हैं कच्छ का रण, जो क्या बताया था मैंने, सबसे बड़ा कहाँ पे? गुजरात में। कब बना? 2008 में। फिर है ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट, पहले नंबर पे देखा था ना अभी, हिमाचल प्रदेश में। कब बना? 2009 में। फिर देखते हैं शेषाचलम कब बना? 2010 में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और अंतिम कौन सा बना? पन्ना। कब? 2011 में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो कितने हो गए? जो स्टार वाले हैं वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो टोटल कितने हुए? 11 विश्व नेटवर्क पे मान्यता प्रदान करने वाले बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखते हैं हम, इसमें भी आप देख सकते हो, यानी इसमें जो मैंने स्टार के साथ गोला है वो क्या क्या है? विश्व नेटवर्क पे मान्यता प्राप्त है। जैसे नंदा देवी हो गया, नंदा देवी, कंचनजुंगा, इधर है नोकरेक, सुंदरवन, सिमलीपाल, अचनक अमरकंटक, पंचमढ़ी, इधर नीलगिरी, इधर अगस्तमलाई, इधर गल्फ ऑफ मन्नार, इधर ग्रेट निकोबार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखते हैं कुछ बायोस्फीयर रिजर्व आपके डिटेल में दे रखे हैं। तो पहला देखते हैं नीलगिरी जैवमंडल। इसकी स्थापना मैंने बताई कब हुई? 1986 में हुई। और भारत का क्या? सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व। इस नीचे में देखो, वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नीलुम्बर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिद्धूवानी पहाड़ियाँ, नागरहोल, बांदीपुर और मधुमलाई शामिल है। किसमें? नीलगिरी में। कितने राज्य बताए थे? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यानी वायनाड, नीलुम्बर, साइलेंट वैली और सिद्धूवानी पहाड़ियाँ ये किस में आती है? ये आती है केरल के अंदर। इसके बाद में नागरहोल और बांदीपुर किस में आएगा? कर्नाटक के अंदर। और मधुमलाई किस में आएगा? तमिलनाडु के अंदर। इस जैवमंडल का कुल क्षेत्रफल है 5520 वर्ग किलोमीटर है। ये आपके क्या है? वहाँ पे पहाड़ियों पे ढलान के अनुसार क्या है? वनस्पति, यानी नीचे कौन सी? सदाबहार वनस्पति, फिर क्या है? शीतोष्ण वनस्पति, फिर शीत शीतोष्ण वनस्पति, फिर टुंडा वनस्पति, यानी अलग अलग वनस्पतियों के प्रकार। यानी प्रारंभ से हिमालय के, यानी पहाड़ियों के गिरिपथ से लेके ऊपरी चोटी तक। देखो, नीलगिरी जीवमंडल नीचे में विभिन्न प्रकार के आवास और मानवीय क्रिया द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति, सूखी झाड़ियाँ जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार वन, आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार सोलास वन और घास के मैदान और दलदली क्षेत्र शामिल है। यहाँ पे 2 संकट उत्पन्न प्राणी प्रजातियाँ, मैंने बताया था ना IUCN की रेड डाटा बुक में जो विलुप्त होने वाले कगार पे होते हैं उनको उसमें डालते हैं। तो यहाँ भी कुछ संकट उत्पन्न क्या है? प्रजातियाँ देखते हैं कौन कौन सी। नीलगिरी तहर और शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। नीलगिरी नीचे में हाथी पाए जाते हैं, बाघ, गोरे, सांभर, चीतल जानवरों की दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा संख्या, और कुछ संकट उत्पन्न और कुछ क्षेत्रीय विशेष पौधे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में ऐसी जनजातियों के आवास भी स्थित है जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने के लिए क्या है? विख्यात है। इस जैवमंडल की स्थलाकृति क्या है? उबड़ खाबड़ है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे कौन से जैवमंडल में है? नीलगिरी जैवमंडल में है। अगला देखते हैं नंदा देवी जीवमंडल। नंदा देवी जीवमंडल आपने कहाँ देखा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस किस में? चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में स्थापित है। NDBR नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्या?
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे नंदा देवी क्या है, चोटी भी है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जिलों में क्या है, नंदा देवी का विस्तार। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं केवल। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में क्या है, सिल्वर वुड है, लेटोफिली है, ऑर्चिड और रोडोडेंड्रन शामिल है, यानी ये वनस्पति इसमें पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के वन्य अभयारण्य, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मुर्ग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज पाए जाते हैं। जैसे ये क्या है, हिम तेंदुआ है, काला भालू है, स्टेग है, कश्मीरी स्टेग है, और ये क्या है, भूरा भालू है, ये डियर है। इन प्रकार की प्रजातियां इसमें पाई जाती है। हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज। यहाँ पारिस्थितिकी तंत्रों को मुख्य खतरा संकट उत्पन्न पौध प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना, दवा नल और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार किया जाता है। यानी जो उत्तराखंड है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, नंदा देवी वाला क्षेत्र, वहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण औषधियाँ मिलती है, और उन औषधियों को इकट्ठा करने के लिए लोग क्या करते हैं, इनका दोहन करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि ये औषधियाँ क्या होती है, बड़ी कीमती होती है। अगला देखते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का नाम, जिसमें रॉयल टाइगर पाए जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल के गंगा नदी के दलदली डेल्टा में स्थित है। यहाँ एक विशाल क्षेत्र पे ये 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे मैंग्रोव वन, आपने वनों के प्रकार में पढ़ा था, मैंग्रोव, अनूप, वेलांचली, सुंदरी वन, ये यहाँ पे पाए जाते। सुंदरवन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है, तभी तो आपको ये टाइगर की फोटो दी गई है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। ये कुछ क्षेत्र है आपको सुंदरवन का, ये वाला क्षेत्र, इस जगह ये सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है। मैंग्रोव वर्ष की उलझी हुई विशाल जड़ समूह मछली से श्रिम्प तक को आश्रय प्रदान करती है, यानी इनकी जड़ें क्या है, आपस में उलझी हुई और बाहर निकली हुई होती है, तो ये मछलियों को क्या करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। 170 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। सेवों को लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप डालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं, और चित्तल भौंकने वाले मार्ग, जंगली सुअर, यहाँ तक कि लंगूर जैसे दुर्लभ शिकार भी कर लेते हैं। ये यहाँ की जीव जंतु और वनस्पतियाँ हैं। अब देखते हैं मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे। मन्नार की खाड़ी आपको बताया था मैंने, यह है गल्फ ऑफ मन्नार, यह है पाक स्टेट यानी तमिलनाडु के पास में नीचे की तरफ। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने में, 1,05,000 में। भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पे है, यानी ये दक्षिणी तट और ये पूर्वी तट। तो कौन सा तट हो गया, दक्षिणी पूर्वी तट। ये पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट और ये दक्षिणी तट। समुद्री जीव विविधता के मामले में ये क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में माना जाता है। इस जीवमंडल नीचे में 21 द्वीप है, और इन पर अनेक क्या है, एस्चुरी बनी हुई है, पुलीन बने हुए हैं, लेगुन बने हुए हैं, और तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, परवाल द्वीप, लवणीय, अनूप और मैंग्रोव ये पाए जाते हैं। ये सब आपको क्या है, मछलियाँ वगैरह दिखाई दे रही है, छोटे छोटे जीव जंतु। यहाँ पे लगभग 3600 पौधों और जीवों की संकट उत्पन्न प्रजातियाँ भी पाई जाती है। जैसे कौन सी, समुद्री गाय, डुगोंग डुगून, डुगोंग डुगून, ये क्या है, समुद्री गाय है, जो क्या है, संकट उत्पन्न है। इस प्रकार की और भी प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है, जिनका जीवन या अस्तित्व खतरे के अंदर है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और यह वीडियो आप बार बार इसको देखते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।